गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। MTS 17 का पेपर जो आज हुआ है आपका FST फुल सिलेबस टेस्ट, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी। और उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट टेक्स 4 सेकेंड टू रीच बैक टू द ग्राउंड, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और बॉल ऊपर जाकर नीचे आने में 4 सेकेंड का टाइम लेती है। ये देखिए, ये टोटल टाइम जो है वो 4 सेकेंड है। सबसे ऊपर जाकर बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर हम इस पॉइंट को A माने और इस पॉइंट को B माने और वापस इस पॉइंट को C माने, तो A से B तक जाने में जो टाइम लगेगा वो 2 सेकेंड लगेगा, क्योंकि पूरा टाइम जाने और आने का दिया हुआ है 4 सेकेंड। जाना और आना पूरा कितना है बताइए, 4 सेकेंड। तो जाना जाना कितना होगा, 2 सेकेंड। इसलिए हम लोग A से लेके B तक इक्वेशन बनाकर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। V इज इक्वल टू U माइनस GT, माइनस क्योंकि हम लोगों ने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ठीक है ना। फाइंड वेलोसिटी 0, U हमको फाइंड करना है और G इंटू टी। सो U विल बी इक्वल टू G इंटू टी, यानी कि 10 इंटू 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। जाने और आने में 4 सेकेंड लगते हैं, तो केवल जाने में लगेगा 2 सेकेंड। तो A से B तक से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वायर में करंट फ्लो किया कराया, फिर वो करंट पॉइंट A पर 2 पार्ट में बट गया और फिर एक पार्ट ABC और दूसरा पार्ट AC, दोनों करंट मिलकर वापस चले गए और हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सेंटर O थोड़ा किनारे लिखा हुआ है, इसको बीच में लिखा होना चाहिए, तो यहाँ से हटा दीजिएगा इसको यहाँ से और यहाँ पे लिख लीजिएगा। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करनी है। तो आइए आपको पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करें जो हम लोगों ने नोट्स में पहले ही डिस्कस कर रखा है। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी लूप में करंट मान लीजिए बाहर से आता है और बाहर से आने के बाद वो 2 पार्ट में बट जाता है। यहाँ चला जाता है I1 और यहाँ चला जाता है I2, और I1 I2 मिलकर फिर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं I बन के। ये देखिए, I करंट आया, 2 पार्ट में बटा, यहाँ गया I1 और यहाँ गया I2 और फिर वो यहाँ से बाहर निकल गया I बन के। तो ऐसे में अगर हम इस पार्ट को फर्स्ट माने और इस पार्ट को सेकंड माने और इस बाहर वाले पार्ट को थर्ड और फोर्थ माने, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते वक्त ये बात पढ़ी थी कि सेंटर पर B1 और B2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब B1 और B2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग सेंटर पर जो फील्ड निकालते हैं वो सिर्फ पार्ट 3 और पार्ट 4 की वजह से निकालते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम B1 और B2 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम लोग B3 सॉल्व करेंगे। तो B3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, μ0/4 पाई I/D, और D की जगह पे क्या होगा, R होगा, क्योंकि ये पॉइंट इसके 1 एंड पर है और ये दूरी कितनी है, R है। और डायरेक्शन क्या होगी बताइए, इनवर्ड। और अगर हम 4th पार्ट की फील्ड सॉल्व करें तो 4th पार्ट देखिए इस सेंटर के बिल्कुल सीध में है, अलोंग में है, इसलिए सेंटर पर 4th पार्ट की फील्ड विल बी इक्वल टू 0। इसलिए सेंटर पर ऊपर लिखा हुआ है देखो, एट सेंटर, हम जो भी बात कर रहे हैं वो सेंटर पर फील्ड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सेंटर पर जो नेट फील्ड होगा वो B3 के बराबर होगा, यानी कि μ0/4 पाई
I बाई R और डायरेक्शन होगा इनवर्ड। ये ऐसे सवालों का कॉन्सेप्ट होता है। जब किसी लूप में करंट बाहर से आता है और दो पार्ट में बंटता है और फिर मिलकर बाहर निकल जाता है, तो अंदर के जो दो पार्ट होते हैं, ये पहला और ये दूसरा, इनकी वजह से सेंटर पर फीड हमेशा कैंसिल हो जाती है। इसलिए सेंटर ओ पर फीड निकालने के लिए हम केवल बाहर वाले B3 का फीड निकालते हैं और B4 का फीड निकालते हैं, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे एग्जाम्पल की तरह से करंट बाहर से आया और वो दो पार्ट में बटा, यहाँ चला गया I1 और यहाँ चला गया I2 और फिर दोनों मिलकर बाहर निकल गए। इस तरीके से देखिए, ये जो ABC जो है उसमें अगर हम ABC को फर्स्ट पार्ट मान लें और AC को सेकंड पार्ट मान लें और बाहर वाले को थर्ड पार्ट मान लें और इसको फोर्थ पार्ट मान लें, तो अगर हम सिर्फ इतने की वजह से देखें तो सेंटर पर फीड 0 होगा। ये सेंटर है O और यहाँ पर फीड 0 होगा। तो हम लिखने जा रहे हैं एट सेंटर B1 एंड B2 will get कैंसिल होंगे। इसलिए इस पार्ट और इस पार्ट की वजह से सेंटर पर फील्ड 0 होगा और वही आपको आंसर दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि इस सवाल में सिर्फ लूप की वजह से ही फील्ड निकालना था और बाहर वाले दोनों की फील्ड को कंसीडर नहीं करना था, इसलिए आंसर 0 दिया गया है। अगर हम बाहर वाले तारों को भी कंसीडर करें तो आपको हम सलूशन आइए बताते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि ABC जो लूप है इसकी वजह से सेंटर पर फीड 0 होगा, क्योंकि ABC पार्ट और AC पार्ट की दो फील्ड B1 और B2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसलिए जो आपको लूपिंग नज़र आ रही है उसकी वजह से सेंटर पर फीड 0 होगा और वही आंसर दिया गया है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं, इस ABC के अलावा बाहर वाले पार्ट 3 और पार्ट 4 की फीड को भी कंसीडर करना है, तो आंसर 0 नहीं होगा, क्योंकि 3 यहाँ पर फीड बनाएगा और 4 भी यहाँ पर फीड बनाएगा। 3 की फीड इनवर्ड होगा और 4 की फीड आउटवर्ड होगा, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ABC मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 की फीड तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन पार्ट 3 की फीड इनवर्ड और पार्ट 4 की फील्ड भी इनवर्ड। देखिए, पार्ट 3 की फील्ड इनवर्ड और पार्ट 4 की फील्ड भी इनवर्ड। इसलिए पार्ट 3 और पार्ट 4 की भी फीड अगर पूछी जाए तो यहाँ पर फीड का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। आइए उस आंसर को हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करें। ठीक है ना, ये देखिए, ये हो गया सेंटर O, ठीक है ना, और ये हमने बना लिया D लाइन। ये देखिए D लाइन, और अब यहाँ से मिलाया तो ये बन गया एंगल बीटा। और अगर ये वायर इनफाइनेटली लॉन्ग है तो जब यहाँ से मिलाएंगे तो ये एंगल बन जाएगा आपका अल्फ़ा। तो इस सवाल में अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 90 एंड बीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। 30 क्यों? क्योंकि पूरा ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये पूरा एंगल जो था ये वाला, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये वाला जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल 60 था, तो आधा एंगल कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको ये समझाया कि
बीटा 30 क्यों होगा। आइए अब हम ओ पर थर्ड की फील्ड निकालें। एट सेंटर B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। फार्मूला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, बिल्कुल सेकेंड पेज में ही ये सब आपको बताया जाता है। डी की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरी दूरी कितनी है बताइए L, तो आधी दूरी कितनी होगी L बाई 2, इसलिए डी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, डी की वैल्यू लिखेंगे L बाई 2। साइन अल्फ़ा यानी कि साइन 90 और साइन बीटा यानी कि साइन 32 हो गया 1/2। 2 ऊपर चला गया तो ये हुआ म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई L और इधर आ गया 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। इस तरीके से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए और हमारा B3 आया म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई L। और अब आ जाता है बात B4 की, तो जितनी वैल्यू B3 की होगी उतनी ही वैल्यू B4 की होगी, क्योंकि ये पॉइंट थर्ड वायर और फोर्थ वायर के लिए बिल्कुल सिमिलर लोकेशन पर है, इसलिए फीड की वैल्यू सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। जैसे B3 इनवर्ड है तो B4 भी इनवर्ड ही है, तो B4 भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। ये देखिए, इसलिए सेंटर पर जो नेट फील्ड होगी वो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई L का डबल हो जाएगा। डबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पर जितनी फील्ड थर्ड वायर की है उतनी ही फील्ड फोर्थ वायर की है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाने से ये बन गया म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई L। तो इस हिसाब से आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो अगर सिर्फ अंदर वाला जो क्लोज पार्ट है उसकी वजह से फील्ड पूछा गया है तो आंसर 0 होगा, लेकिन अगर पूरे सिस्टम की वजह से फील्ड पूछा गया है तो आंसर थर्ड होगा। हालांकि क्वेश्चन में इस बात का जिक्र नहीं है कि केवल क्लोज सिस्टम की वजह से निकालना है या पूरे की वजह से निकालना है, इसलिए कुछ बच्चों ने तो क्लोज सिस्टम की वजह से आंसर 0 लगा दिया होगा और कुछ बच्चों ने जिन्होंने पूरा सॉल्व किया होगा उन्होंने इस तरीके से किया होगा और उन्होंने आंसर थर्ड लगाया होगा। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली मेंशन होना चाहिए कि अंदर वाले पार्ट A, B, C की वजह से ही फील्ड बतानी है तो आंसर 0 होगा, और अगर A, B, C की फील्ड और साथ में बाहर वाले थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सबकी वजह से बताना है तो आपका आंसर थर्ड होगा। ठीक है ना। तो चलिए सीखने की बात है, अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। इसमें से कौन सी इक्वेशन वेव की इक्वेशन है। देखिए वेव की इक्वेशन सभी जानते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कभी कभी इनिशियल फेज लगा होता है डेल्टा। डेल्टा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, पाई हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है, 2 पाई बाई 3 हो सकता है, 3 पाई बाई 2 हो सकता है। तो वेव की इक्वेशन इस तरीके की हमेशा दिखती है। ठीक है ना। अब आप देखिए ये जो पहले नंबर पे इक्वेशन लिखी है वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, एक पार्टिकल की इक्वेशन है, ये वेव की इक्वेशन नहीं है। ओके, ये देखिए ये वेव की इक्वेशन है, लेकिन ये कौन सी वेव है, ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव, रुकी हुई वेव, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। देखिए एक पार्ट साइन में ओमेगा टी का है और एक पार्ट कॉस में के एक्स का है। तो अगर किसी इक्वेशन में एक पार्ट ओमेगा टी का होता है और एक अगले पार्ट में के एक्स होता है तो वो स्टैंडिंग वेव होती है। ठीक है ना। स्टैंडिंग वेव बनी स्टेशनरी वेव, और ये हमसे पूछ रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, गलत हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। ए साइन ओमेगा टी
माइनस के एक्स प्लस डेल्टा की जगह पे ये लिखा हुआ बिल्कुल सही हो गया। और 10 में जो इक्वेशन होती है वो कभी भी एसएचएम या वेव की इक्वेशन हो ही नहीं सकती है। वेव की इक्वेशन हमेशा साइन या कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादातर लोगों ने सही किया होगा। अगले क्वेश्चन पर आए भाई बच्चों। सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस इज कट इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में काटा गया है। कैसे काटा गया है? कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान देना जरा, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई दोनों तरफ का कर्वेचर r मान लेते हैं, तो 1/r माइनस 1 अपॉन माइनस r, क्योंकि एक r पॉजिटिव होगा और एक r निगेटिव होगा। तो ये हुआ म्यू माइनस 1 2/r। 2 कैसे हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 हो गया, 2/r। इस तरीके से f इज इक्वल टू r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, ये हो गई फोकल लेंथ। और इसका उल्टा कर देंगे तो पावर बन जाएगा। अब हम इसको काट रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। ये लीजिए, इसको हमने कट कर दिया। कट करने के बाद ये एक पार्ट हमारे पास बच गया। इस पार्ट में भी देखो ये कर्वेचर अभी भी r रहेगा, ये r रहेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ही रहेगा। इस तरीके से अब अगर इसकी नई फोकल लेंथ निकाली जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है। 1/r माइनस 1 अपॉन माइनस r, तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है और इसलिए आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। इस तरीके से उल्टा करेंगे तो f डैश इज इक्वल टू आ जाएगा r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, यानी कहने का मतलब है कि f डैश इज इक्वल टू f आ गया। और जब फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई तो पावर भी चेंज नहीं होगी, यानी कि अगर पहले पावर 4 डायोप्टर थी तो काटने के बाद भी पावर 4 डायोप्टर होगी। एक्चुअली फोकल लेंथ तब बदलती है जब r, दोनों r में से कुछ बदले या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदले। अगर ये 2 चीज़ें नहीं बदल रही हैं, अगर ये 3 चीज़ें नहीं बदल रही हैं, मतलब ये वाला R1, ये वाला R2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अगर नहीं बदल रहा है तो फोकल लेंथ नहीं बदलेगी। और अगर फोकल लेंथ नहीं बदलेगी तो पावर भी नहीं बदलेगी, क्योंकि फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को ही हम लोग पावर कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 4D। अगर इस लेंस को ऐसे काटा गया होता, ऐसे, तब क्या होता? तब एक तरफ कर्वेचर r होता और एक तरफ प्लेन हो जाता, यानी कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता। तब फोकल लेंथ डबल हो जाती है और पावर हाफ हो जाती है, तब पावर में चेंज होता है। ऐसे केस में पावर में चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन अच्छा है। एक बॉल टकराती है दूसरी बॉल से, सिमिलर बॉल है जो कि रुकी हुई है। टकराने के बाद पहली बॉल जो चल रही थी वो रुक जाती है और दूसरी बॉल चल पड़ती है। इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी का आधा लॉस हो जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। m मास की एक बॉल है, u1 वेलोसिटी से चल रही है। दूसरी बॉल भी m मास की है और उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट में है। दोनों की देखिए टक्कर हो जाती है, हेड ऑन। टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट चलने लगेंगे, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि टक्कर के बाद पहला ऑब्जेक्ट जो चल रहा था वो रुक जाता है, यानी कि v1 बिकम 0 और सेकंड बॉल चलने लगेगी और उसकी वेलोसिटी हमने मान ली है v2, ठीक है ना। तो ये हो गया। ये हो सकता है कलर आपको दिख ना रहा हो, इसलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, डायग्राम तो मैंने बना दिया है। तो अब इस प्रोसेस में जो
एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका जो आधा है वो लॉस हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताइए। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग के इनिशियल फाइंड करें। के इनिशियल यानी कि टक्कर के पहले हाफ एम यू वन स्क्वायर और प्लस ज़ीरो मतलब हाफ एम यू वन स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, आपके काम आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कठिन तो नहीं होते हैं, आने लायक होते हैं, लेकिन बच्चे इसको एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। के फाइनल देखिए, फाइनल मतलब टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो ये ज़ीरो हो गया और वो चल पड़ी, यानी कि हाफ एम वी टू स्क्वायर। सो दिस बिकम हाफ एम वी टू स्क्वायर, ठीक है ना। आइए अब लॉस देखें। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू इनिशियल में ज़्यादा रहता है और फाइनल में कम हो जाता है। सो दिस बिकम हाफ एम यू वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर। देख रहे हैं, सब कुछ देखते जा रहे हैं ठीक से। और डेल्टा के कितना है, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी थी उसका हाफ लॉस हो जाता है। ये देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू वन स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली ये तो चल ही नहीं रहा था, तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ एम यू वन स्क्वायर थी और उसका आधा लॉस हो जाता है, तो हमने उसका आधा लॉस करा दिया। तो हाफ एम कैंसिल कराते हुए आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यू वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, इसलिए आप कह सकते हैं कि वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू यू वन स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर बाई टू, यानी कि यू वन स्क्वायर बाई टू। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो v2 है वो u1 बाई रूट टू है, ठीक है ना। तो हमने v2 और u1 में एक रिलेशन निकाल लिया है और अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन का इस्तेमाल करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूटन कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिसीजन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वेलोसिटी ऑफ रिसीजन है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये रिलेशन जो कि कोलिजन के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहली ही लाइन में हम पढ़ाते हैं कि ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। तो v2 की वैल्यू है u1 अपॉन रूट टू, जबकि v1 0। सवाल में कहा गया है कि टक्कर के बाद जो चल रही थी वो रुक गई है, यानी कि u1 था और वो v1 0 करके रुक गया। एंड दिस इज u1 माइनस u2 0 है, ये देखिए 0 है, ये वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। तो u1 बाई रूट टू इज इक्वल टू ई टाइम्स u1। सो u1 से u1 कैंसिल करने के बाद e की वैल्यू हमको मिल गई 1 अपॉन रूट टू। क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन अगर पहले से समझा हुआ नहीं होगा तो छोड़ना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मासेस m and 3m आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ स्प्रिंग। देखिए, जब किसी स्प्रिंग में दो मास लगे होते हैं और वो दोनों वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो हम प्रॉब्लम को रिड्यूस्ड मास फंडे से सॉल्व करते हैं। एक का मास m है, एक का मास 3m है, तो दोनों का रिड्यूस्ड मास निकाला जाएगा। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला है। तो m इंटू m अपॉन 2m, नो m इंटू m नहीं, m इंटू 3m अपॉन m प्लस 3m। सो ऊपर 4mm और नीचे 4m।
ऊपर 3 mm और नीचे 4 m, m से m कैंसिल, तो रिड्यूस्ड मास आ गया 3m/4। अब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला नोट करेंगे, लिखेंगे t = 2 पाई, हम लोग जानते हैं, √m/k। रिड्यूस मास लेकर सवाल को सॉल्व किया जाता है अगर किसी स्प्रिंग में 2 मास अटैच होते हैं। हम लोग जो स्प्रिंग के सवाल पढ़ते हैं उसमें सिर्फ एक मास लगा होता है और तब फॉर्मूला होता है t = 2 पाई √m/k। लेकिन यहाँ पर अगल बगल दोनों मास लगे हुए हैं, दोनों तरफ मास लगे हुए हैं, तो ऐसे किसी भी सवाल में आप रिड्यूस मास निकाल कर m की जगह पर रिड्यूस मास को पुट करेंगे। 3m/4 कर दिया और k यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 बाहर आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो 3m/k, तो 2 से 2 कैंसिल करवा दीजिए। कैंसिल करवाने के ऊपर बाहर पाई बचेगा और अंदर 3m/4 बच जाएगा। ये देखिए हो गया। तो ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको तैयार कर लीजिए। जब भी किसी स्प्रिंग में दोनों तरफ मास अटैच्ड हों तो कोई एक मास लेने के बजाय दोनों का रिड्यूस्ड मास लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि सिस्टम को कंबाइन करने के लिए सिस्टम अपनी एनर्जी लॉस करता है और वो एनर्जी कहाँ से आती है? मास से आती है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि हम लोग जो सिस्टम का मास होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और इसलिए ऐसे सवालों को हम लोग रिड्यूस्ड मास के फंडे से सॉल्व करते हैं। समझते चलिए, थोड़ा सा जल्दी से आगे भी बढ़ना है भाई। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन का लग रहा है मेरे को, जिसमें एक मैग्नेट एक कॉइल की तरफ आ रहा है। कॉइल को ठीक से बनाना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा पार्ट आउटसाइड है, कौन सा पार्ट इनसाइड है। ये लीजिए, तो जब साउथ पास आएगा तो यहाँ बनेगा नॉर्थ और यहाँ बनेगा साउथ, मतलब इस फेस में नॉर्थ बनेगा, इस फेस में साउथ बनेगा, यानी कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा। अच्छा, जब मैग्नेट पार निकल जाएगा तो नॉर्थ दूर जाने लगेगा, तो नॉर्थ को दूर जाने से रोकने के लिए फिर से यहाँ साउथ बनेगा और जब फिर से यहाँ साउथ बनेगा तो फिर करंट क्लॉकवाइज ही बहेगा। ये करंट कौन सी करंट है? ये करंट इंड्यूस्ड करंट है। फिर से समझिए, जब साउथ पास आएगा तो साउथ को रोकने के लिए यहाँ नॉर्थ बनेगा और जब इस फेस में नॉर्थ बनेगा तो इस फेस में साउथ बनेगा और जब यहाँ साउथ बनेगा तो करंट बनेगा क्लॉकवाइज। फिर जब चुंबक पार निकल जाएगा तो नॉर्थ दूर जाने लगेगा, जब नॉर्थ दूर जाने लगेगा तो नॉर्थ को दूर जाने से रोकने के लिए फिर से यहाँ साउथ बनेगा, यानी कि फिर से करंट क्लॉकवाइज ही बहेगा। यानी कि पूरे प्रोसेस में कॉइल में करंट क्लॉकवाइज ही फ्लो करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, ना कि फोर्थ। बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन लगाया होगा, जबकि फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पर काम करें। क्वेश्चन है कि अगर 5 ओम पर 10 कैलोरी पर सेकंड की पावर जनरेट हो रही है तो 4 ओम पर कितनी पावर जनरेट होगी? ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ पर 5 ओम है और यहाँ पर 10 ओम है, तो अगर यहाँ पर करंट I फ्लो होगी तो यहाँ पर करंट उसका डबल फ्लो होगी, क्योंकि पैरेलल में करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होती है। तो एक ब्रांच का करंट 10 ओम है और एक ब्रांच का 5 ओम है, तो अगर यहाँ करंट I जाएगा तो यहाँ उसका डबल जाएगा, क्योंकि जब इसका रेजिस्टेंस आधा है तो करंट डबल जाएगा। और अब इस क्वेश्चन को आप आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑन 5 ओम पावर इज इक्वल टू I²R, तो I की जगह पे क्या लिखा जाएगा बताइए? 2I लिखा जाएगा, 2I²R। नहीं, मैंने तो ये फार्मूला लिखा है, बाई द फार्मूला। और फार्मूले में I की वैल्यू कितनी रखनी बताइए? 2I। तो 2I चलिए हम पहले लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। हाँ, तो पावर बराबर होता है I², तो I कितना बताइए? 2I। तो 2I²R, यानी कि इसको लिखेंगे 4I² और R की वैल्यू है 5। सो दिस इज 20I² कैलोरी पर सेकेंड में रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है,
और इसकी वैल्यू दी हुई है 10 हो गया। और अब आ जाइए ऑन 4 ओम, 4 ओम पर पावर P डैश इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और आर की वैल्यू है 4, सो 4 आई स्क्वायर, ये हो गया दूसरा और ये हो गया फर्स्ट। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें 1/2 कर दें तो 10 अपॉन P डैश इज इक्वल टू 20 आई स्क्वायर अपॉन 4 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं P डैश इज इक्वल टू 40/20 यानी कि 2 कैलोरी पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 कैलोरी पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आप करंट मान लिया करिए और जल्दी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस 10 है और इस ब्रांच में रेजिस्टेंस 5 है, तो अगर यहाँ करंट आई जाएगा तो यहाँ करंट उसका डबल जाएगा, और ऐसा करके हमने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चंस में आएगा। क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो विशेष तौर पर आपको रिवाइज करने चाहिए उनको हम ज़रा आपको बता रहे हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम जगलर वाली प्रॉब्लम है। एक जगलर अगर मैक्सिमम रेंज फेंक सकता है कितना, 100 मीटर, 100 मीटर मैक्सिमम रेंज फेंक सकता है, तो वो मैक्सिमम हाइट कितना फेंकता है? तो मैक्सिमम हाइट के लिए वो ऊपर की तरफ फेंकेगा। मैक्सिमम रेंज के लिए वो 45 डिग्री पर फेंकेगा, और मैक्सिमम हाइट के लिए वो 90 डिग्री पर फेंकेगा। और तब जो एच मैक्स होता है, ये सभी बच्चों को मालूम है, सभी बच्चों को मालूम होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आर मैक्स बाई 2 यानी कि 100/2 यानी कि 50 मीटर। सभी कोई लोगों ने ये क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, ज़रूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार ट्रेवल कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से, हमें अच्छा रेडियस भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना है। चलिए पहले हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करें। v स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर मतलब हो गया 900/500 यानी कि 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, जो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, मालूम है ना, और ये दिया हुआ है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको मालूम है ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर यानी कि √81/25 प्लस 9/5, 81/25 और प्लस 4, so this become √81 plus 100 और अपॉन 25, so √181/25। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर √181 और ये नीचे भी √25 है, ये लगभग 8 के करीब जाएगा, और उसका अंडर रूट लेंगे तो ये आपका 2.7 यानी कि हाँ 2 बिल्कुल, क्योंकि ये 8 से थोड़ा कम आएगा और √9 जो होता है वो 3 होता है, तो आंसर 9 से थोड़ा सा 3 से थोड़ा सा कम होगा, और 3 से थोड़ा सा कम यानी कि 2.7। इस प्रकार से आपको आइडिया लगा लेना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये डिवीज़न अगर लगभग 8 है, ठीक है ना, तो 9 का रूट जो होता है वो 3 होता है, और ये डिवीज़न लगभग 8 है, इसलिए इसका आंसर 3 से थोड़ा सा कम यानी कि 2.7। आपको आइडिया इस प्रकार से लग जाता है। अच्छा क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और एफिशिएंसी पूछी गई है। प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज 10 वोल्ट ही है केवल। प्राइमरी करंट 6 एम्पियर है
और जो सेकेंडरी कॉइल में करंट है वो 90 एम्पियर है। तो एफिशिएंसी पूछेगा, ये बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, ठीक है ना, मालूम है। तो आउटपुट यानी कि सेकेंडरी वी एस आई एस, और इनपुट में यानी कि वी प्राइमरी आई प्राइमरी। आइए जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू 90 और अपॉन वी प्राइमरी 220 इंटू 6, 220 इंटू 6। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें, ये 0 हटा दें और ये 3 से काटें तो ये 30 और ये 22 और ये 2 भाई, ठीक है। 3 से काटें तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया 30। 30 अपॉन 22 इंटू 15/22, 15/22 और परसेंटेज में फाइंड करना है तो इस वैल्यू में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका 1500 अपॉन 22 परसेंटेज में ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये रिज़ल्ट आपका अप्रॉक्सीमेटली में जाए तो 68.2 के आसपास आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन आसान है लेकिन ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा होगा तो ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। उम्मीद है सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आपको क्या पता है? एक कॉइल जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस μ0 n² A/L होता है। और एक और फार्मूला होता है μ0 n² A/L। ये फॉर्म है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम है। इन दोनों को ही देखें तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के भी स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के भी स्क्वायर के डायरेक्टली ही आता है। ऑप्शन आपका 4th होगा। फॉर्मूला याद होने वाले बच्चों ने ये क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व कर लिया होगा। Assertion रीजन है, देयर मे बी एन इंड्यूस्ड EMF इन अ लूप विदाउट इंड्यूस्ड करंट। क्या किसी लूप में बिना इंड्यूस्ड करंट के भी इंड्यूस्ड EMF डेवलप हो सकता है? आपको मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये देखिए मैग्नेट अगर पास आ रहा है, ये देखिए, तो फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF ज़रूर डेवलप होगा। लेकिन अगर सर्किट पूरा नहीं है तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप नहीं होगा, यानी कि इंड्यूस्ड EMF डेवलप जरूर होगा। इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कॉइल टूटा हुआ है तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप नहीं होगा, अगर कॉइल पूरा है तो इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ सॉरी असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न को पढ़ लेते हैं। इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड करंट का बेसिक फार्मूला EMF अपॉन रेजिस्टेंस यानी कि -1/R d∅/dt, यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये जो है वो इसको कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, इसलिए आंसर होगा कि दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को बिल्कुल भी टच नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, लगभग सभी लोगों ने उम्मीद है सॉल्व किया होगा। वेवफ्रंट कैसे बनता है? अरे जब एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकलती है तो उसके आसपास एक प्राइमरी वेवफ्रंट बनता है। प्राइमरी वेवफ्रंट का हर पॉइंट एक नया सोर्स बन जाता है और ये नया सोर्स अपना अपना खुद का सेकेंडरी वेवलेट्स बनाता है और ये पार्टिकल जो सेम फेज में होते हैं
उनको मिलाने से ये देखिए नया वेव फ्रंट बनता है और इसका हर पॉइंट फिर से एक सोर्स बनता है। तो ये देखिए फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स बनती हैं, ये देखिए फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स बनती हैं, ये देखिए। और इनमें जो सेम फेस के पार्टिकल्स होते हैं उनको मिलाने पे जो इन्वलप बनता है वो नेक्स्ट वेव फ्रंट होता है। ये है प्राइमरी वेव फ्रंट, ये है नेक्स्ट वेव फ्रंट, ये है फर्दर नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट किन पार्टिकल को मिलाने से बनता है? जो सेम फेज में होते हैं उनको मिलाने से बनता है। तो क्या आंसर होगा? ऑल पार्टिकल्स इन इट हैव सेम फेज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ लोगों को आया होगा और कुछ लोग इसको नहीं कर पाए होंगे। जब हम जर्मेनियम में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो क्या बनता है बताओ? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, क्योंकि ये देखिए गेस्ट है और ये देखिए होस्ट है। और जब गेस्ट को होस्ट में मिलाते हैं तो गेस्ट पेंटावेलेंट होने की वजह से 4 बॉन्ड तो बना लेता है, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो जाते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और ये कंडक्शन में हेल्प करता है, जिसे हम लोग डोनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। असर्शन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर हम ऊपरी स्लिट पर फिल्म लगाते हैं तो फ्रिंजेस कहाँ शिफ्ट होती हैं? अगर हम यहाँ फिल्म लगाएंगे तो सारी फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी, और इसमें लिखा हुआ है कि नीचे शिफ्ट होंगी। ये गलत हो गया। रीज़न, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ़ द स्लिट विथ इन आर अनइक्वल, अगर स्लिट विथ अनइक्वल हैं, देखिए एक विड्थ पतली है और एक विड्थ मोटी है, तो यहाँ से जो तरंगें निकलेंगी उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। और जब इंटेंसिटी अलग अलग होगी तो मिनिमा कभी भी कंप्लीट डार्क नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो जब I1 I2 सेम होंगे तब कट जाएंगे और मिनिमम इंटेंसिटी 0 आएगा, तब मिनिमा कंप्लीट डार्क होगा। लेकिन अगर I1 I2 सेम नहीं है तो दोनों नहीं कटेंगे और मिनिमा डार्क तो होगा, मतलब फेंट तो होगा, डार्क तो होगा, लेकिन कंप्लीट डार्क नहीं होगा। इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बिल्कुल कंप्लीटली डार्क हो ही नहीं सकता। कंप्लीटली ब्राइट और कंप्लीटली डार्क तब होता है जब दोनों स्लिट विड्थ सेम होती हैं, तब दोनों से जो इंटेंसिटी निकलती है वो भी सेम होती है, और तब मैक्सिमा कंप्लीट ब्राइट और मिनिमा कंप्लीट डार्क होता है। अगर स्लिट्स की चौड़ाई कम ज़्यादा है तो उससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से मैक्सिमा कंप्लीटली ब्राइट नहीं हो पाता और मिनिमा कंप्लीटली डार्क नहीं हो पाता। तो ये दोनों ही गलत हैं। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। पोटेंशियल की इक्वेशन है -5x + 3y + √15z। तो हमें यहाँ पर तीनों निकालने होंगे। Ex = -d/v/x। d/v का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। केवल x को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। मालूम है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल x को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको y z को कांस्टेंट मानेंगे। तो ये आ गया आपका 5 वोल्ट पर मीटर। इसी प्रकार से Ey निकालेंगे, d/v/y। अब केवल y को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो ये देखिए बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए ये 3 आ गया
हम लोग ई जेड निकालेंगे, डेवर वी ओवर डेवर जेड, केवल जेड को वेरिएबल मानेंगे, 0 0 और अंडर रूट 15, ठीक है ना। तो ये आ गया माइनस का अंडर रूट 15 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। जब तीनों आ गए तो ई कैसे निकलेगा, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। सो दिस इज बिकम 25 प्लस 9 प्लस 15, so this become 40 plus 9, 40 plus 9 means under root 49, ओके 7 वोल्ट पर मीटर। ओके हो गया, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो जब v, x, y और z तीनों के फॉर्म में दिया होता है तो हमें ई एक्स, ई वाई और ई जेड तीनों ही निकाल कर फिर इस वेक्टर फार्मूले से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहिए। ये ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस नोट्स में कराए जा चुके हैं। अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। एक डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, इसको हम लोग डिस्कस जल्दी से करेंगे, हालांकि नोट्स में डिस्कशन हो चुका है। ये देखिए, ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यहाँ पर फील्ड वीक है और यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम डाइपोल को इस तरीके से रखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इस पर फोर्स ज़्यादा होगा, इस पर फोर्स कम होगा। तो क्योंकि F1 ग्रेटर देन F2 है, इसलिए एफ नेट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन दोनों फोर्सेस सेम सीध में हैं, इसलिए इस डायग्राम में नेट टॉर्क 0 होगा, ठीक है ना। आइए अगला डायग्राम बनाते हैं। आइए अगला डायग्राम, ये वाला डायग्राम बनाएं। तो इस डायग्राम में ये देखिए F1 और ये देखिए F2। तो अगले डायग्राम में यहाँ भी देखिए F1 F2 से बड़ा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि F नेट कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और इस बार दोनों फोर्सेस सेम लाइन में नहीं हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये भी टॉर्क बनाएगा क्लॉकवाइज और ये भी टॉर्क बनाएगा क्लॉकवाइज, इसलिए नेट टॉर्क भी कुछ ना कुछ लगेगा, नेट टॉर्क भी होगा। तो अब इन दोनों सिचुएशन को देखकर आप क्या आंसर लगाएंगे? हाँ, इन दोनों को देखकर आंसर क्या लगाएंगे? बोथ 1 and 2, मतलब नेट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा और टॉर्क लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, तभी मे लिखा हुआ है, मे बोथ 1 and 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये हूबहू डायग्राम नोट्स में बना हुआ है और ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन करेंगे। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है। तो आप बोहर का पॉस्टुलेट सेकंड नंबर का देखिए, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसकी पेरीफेरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो पेरीफेरी हो गया 2πr और ऑर्बिट नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो n बराबर 1 और लैम्डा d। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू 2πr के बराबर होगी। अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करते तो यहाँ पर 2 लिखते, तब 2 से 2 कट जाता और तब आंसर πr आता। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करते तो n की जगह पर 3 लिखते, तब 3 नीचे आता और तब लैम्डा डी ब्रॉगली 2πr/3 आता। आप बात समझ रहे हैं ना? फिर से स्टेटमेंट सुन लीजिए बोहर का। उन्होंने डी ब्रॉगली ने कहा था कि डी ब्रॉगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनकी पेरीमीटर मतलब पेरीफेरी मतलब सरकमफेरेंस जो होता है
वो लैम्डा डी का इंटीग्रल मल्टीपल हो, जहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल जो n है वो ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया होगा। सेमीकंडक्टर डिवाइस में जब बैटरी लगाते हैं तो करंट फ्लो होता है, अच्छा, यानी कि फॉरवर्ड बाइस है। ये देखिए फॉरवर्ड बाइस है, ये P और ये N, और ये देखिए फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा, दिस इज फॉरवर्ड करंट। और जब हम बैटरी को रिवर्स कर देंगे तो डिप्लेशन लेयर बहुत चौड़ी हो जाएगी, जिससे कि जंक्शन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से करंट लगभग नहीं फ्लो हो पाती है, करंट की वैल्यू लगभग जीरो हो जाती है। तो ये सब कुछ कहाँ देखने को मिलता है? ये पीएन जंक्शन डायोड में देखने को मिलता है, ये कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो डिवाइस क्या होगी? पी टाइप सेमीकंडक्टर बिल्कुल नहीं। अरे पी टाइप सेमीकंडक्टर में बैटरी चाहे जैसे लगाओ, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए करंट चाहे फ्लो होगा ही होगा, चाहे कम फ्लो हो चाहे ज़्यादा फ्लो हो, लेकिन फ्लो तो होगा। चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर अकेला होगा तो भी होगा, लेकिन जो पीएन जंक्शन डायोड होगा उसमें एक डिप्लेशन लेयर होती है। डिप्लेशन लेयर फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल पतली हो जाती है और फॉरवर्ड करंट को फ्लो होने देती है, और जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो डिप्लेशन लेयर बहुत चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना लगभग बंद हो जाता है। तो डिवाइस कौन सी होगी? पीएन जंक्शन डायोड। ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, आसान भी है, आसान है लेकिन भाई इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सा गेट आपको लग रहा है? देखिए मैं आपको एक हिंट करता हूँ ऐसे सवालों के लिए, और वो हिंट आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ये आउटपुट है, यहाँ पर देखिए और गेट लगा हुआ है, और गेट का देखिए और गेट लगा हुआ है, तो इन दोनों इनपुट में, इन दोनों में अगर एक भी 1 हो गया तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि ये और गेट है, ये एंड गेट नहीं है, ये और गेट है। ये बहुत स्मूथ गेट होता है, और इनपुट में एक भी 1 मिल जाए तो आपका आउटपुट 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे और गेट होने की है, इसलिए यहाँ पर 1 आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब खाली अब देखिए अगर यहाँ पर एक भी 1 है, जैसे 0 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 0 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब केवल चेक करना है 0 0 को, केवल 0 0 को चेक करना है, ठीक है ना। तो अगर ये 0 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। चलिए केवल 0 0 चेक कर लो बस। अगर ये 0 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर ये 0 0 है तो यहाँ पर 0 0 0 0 का एंड 0, और नॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? 1। नहीं समझे? 0 0 0 0 का एंड 0, और नॉट करेंगे तो 1। जैसे ही 1 आया तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। यानी 0 0 से भी 1 आ रहा है, और 0 1 से भी 1 आ रहा है, 1 0 से भी 1 आ रहा है, और 1 1 से तो 1 आ ही रहा है। तो यानी कि हर हालत में जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने गलत कर दिया होगा, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ पर एक और गेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से इन दोनों में अगर एक भी 1 हो गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर ये 0 1 है और ये और गेट यहाँ भी है, तो 0 1 पे यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 0 पे यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 1 पे यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बचा सिर्फ क्या है? केवल 0 0 चेक करना है। तो 0 0 मैंने आपको चेक करवा दिया। 0 0 करके यहाँ पर 0 आएगा। अच्छा 0 0 करके एंड गेट के आगे 0 आएगा, लेकिन नॉट लगाए तो 1 हो जाएगा। 1 आते ही यहाँ पर 1 हो जाएगा। इनकी हर हालत में आंसर 1 ही आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने बात को समझा होगा जो मैंने कहा अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस के बाहर जो चार्ज होता है वो कभी भी नेट फ्लक्स नहीं बना पाता, क्योंकि वो जितना इनकमिंग बनाता है, ये सब मैंने पढ़ाते वक्त बता रखा है, जितना इनकमिंग बनाता है उतना ही आउटगोइंग बनाता है, और नेट फ्लक्स कभी भी नहीं बना पाता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, अगर इनक्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स भी नहीं होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि गॉस कहते हैं कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा, किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो क्योंकि क्यू इनसाइड माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए नेट फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आप बात समझ चुके हैं अच्छी तरह से। जरा मैं फ़ोन मोबाइल को देख लूँ, कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने सही कर लिया होगा। एक वायर का फोर्स कांस्टेंट फाइंड करना है, ये भी हम लोगों ने नोट्स में डिस्कस कर रखा है। इस वायर की लंबाई L है। अब इसमें हमने कोई वेट लटका दिया, कोई फोर्स लगा दिया या वेट लटका दिया, तो वेट की वजह से ये वायर खिंच गया। कितना खिंच गया? X खिंच गया मान लीजिए। तो सेकेंड डायग्राम में आपको इक्विलिब्रियम हो गया, ये रेस्ट में आ चुका है। सेकेंड डायग्राम पर ध्यान दीजिए कि का मान निकाल लेंगे बहुत जल्दी से। तो W इज इक्वल टू टेंशन होगा, हाँ, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और टेंशन KX के बराबर होता है, जहाँ पर X एक्सटेंशन इन द वायर है। ये आपको बात समझ में आती है? उम्मीद है पक्का आ रही होगी, ठीक है ना। पक्का उम्मीद है कि आ रही होगी। जब ये रुक गया यानी कि डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, यानी कि W बराबर T और T बराबर KX, क्योंकि तार में जो तनाव होता है वो खिंचाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अब आंसर हमारा यंग मॉडुलस के फॉर्म में है, तो Y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बच्चों ध्यान से देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी कि W अपॉन एरिया, और एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो दिस बिकम WL अपॉन AX, और वेट की वैल्यू जो कि KX के बराबर है उसकी जगह रिप्लेस कर दिया, L अपॉन A इंटू X। तो X से X कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? तो यहाँ पर बचा यंग मॉडुलस इज इक्वल टू KL अपॉन A। तो फोर्स कांस्टेंट बराबर आ गया YA/L। ये लीजिए, कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये आंसर डायरेक्टली याद होगा, हमने बता के रखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाते वक्त कि किसी भी वायर का जो फोर्स कांस्टेंट होता है YA/L होता है, जहाँ पर Y उसका यंग मॉडुलस है, A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और L इसकी ओरिजिनल लेंथ है, एक्सटेंशन से पहले वाली, ये वाली ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कम देखा हुआ रहता है बच्चों का। The displacement of mass 2 kg varies with time t। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, और t बराबर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक वर्क डन पूछा गया है। मैंने हमेशा आपसे कहा था कि अगर वर्क डन पूछा जाए और फोर्स के बारे में कोई जानकारी ना हो, फोर्स कितना है, फोर्स किस किस तरफ लग रहा है, फोर्स कितने लग रहे हैं, फोर्स के बारे में कोई जानकारी ना हो और वर्क डन निकालना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है वर्क
एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहते हैं इसको। तो उसके लिए हमको वेलोसिटी निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं, इसलिए हम वेलोसिटी निकालेंगे पहले। दोनों टाइम पर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 + 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, और एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, यहाँ पे t का मान रखिए, 4 + 2 यानी कि 2 इंटू 4 2, 4 + 2 6 हो गया, 4 ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आइए निकालते हैं। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो हाफ m बाहर ले लीजिए, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाँ हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, तो हाफ m बाहर ले लेंगे, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। मास आपका 2 किलोग्राम दिया हुआ है, ये 100 और ये 36 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 माइनस 36 यानी कि 64 जूल आंसर आएगा। सेकंड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वर्क एनर्जी थ्योरम पर आधारित है। जब भी आपको वर्क डन निकालना हो और फोर्स के बारे में कोई जानकारी ना हो, तो यकीन मानिए सबसे बेस्ट तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके लिए आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी चाहिए और फिर जो 2 टाइम दिया है उन 2 टाइमिंग पर वेलोसिटी निकालकर आपको ये मेथड लगा देना चाहिए। ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन आपको PYQ में और आपकी प्रैक्टिस बुक्स में और नोट्स में आपको खूब मिल जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस कर भी चुके हैं। अ ब्लॉक ऑफ वेट 3 न्यूटन सस्पेंडेड, अच्छा पुश्ड, ओके। तो क्वेश्चन है कि वॉल ने ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। अभी क्वेश्चन बता रहे हैं क्या है। ये एक ब्लॉक है जो दीवार पर दबाया जा रहा है, ये देखिए, और जब ब्लॉक को दीवार पर दबाएंगे तो ब्लॉक दीवार को एक्शन देगा, तो दीवार ब्लॉक को रिएक्शन दे देगी। ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा, यानी कि 4 न्यूटन के बराबर होगा। तो क्वेश्चन है कि बताइए इस क्वेश्चन में दीवार ने ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया, फोर्स ऑन ब्लॉक बाई वॉल। तो एक फोर्स तो निकल चुका है रिएक्शन, लेकिन अभी एक फोर्स बाकी है फ्रिक्शन, हमें वो भी निकालना होगा। तो एक काम हो चुका है देखिए, और दूसरा काम हम लोग करने जा रहे हैं। उसके लिए हम पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एल होता है 0.8 इंटू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन, एन की वैल्यू 4 है, तो ये 3.2 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, पर कंफर्म नहीं है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टिव फोर्स चेक करते हैं, जो कि वेट के बराबर होता है। ट्रैक्टिव फोर्स चेक करेंगे भाई, बिना ट्रैक्टिव फोर्स कैसे हो जाएगा। ट्रैक्टिव फोर्स W है, जो कि 3 न्यूटन दिया हुआ है। अब मुझे बताइए जो खींचने वाला बल है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। जब खींचने वाला बल लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी कि ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड कंडीशन में नहीं है, और जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड कंडीशन में नहीं है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा। समझ रहे हैं बात को। सिंपल फ्रिक्शन लगेगा, सिंपल स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो अब मेन पॉइंट अब शुरू हो रहा है, क्योंकि ट्रैक्टिव फोर्स
क्योंकि ट्रैक्टिव फोर्स कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर गलत हो गया, नो मैं कह रहा हूँ ना, ट्रैक्टिव फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी कि ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी नहीं है, ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड नहीं है, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा और इसलिए फ्रिक्शन फोर्स का मान विल बी इक्वल टू ट्रैक्टिव फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान ट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होगा, यानी कि 3 न्यूटन के बराबर होगा। इस प्रकार से दीवार ने ब्लॉक पर जो 2 बल लगाए वो कौन कौन से हैं? एक तो दीवार ने ब्लॉक पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन, और एक दीवार ने ब्लॉक पर लगाया सिंपल फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, सिंपल स्टैटिक फ्रिक्शन, और इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग फाइंड कर लेंगे और यही होगा फोर्स ऑन ब्लॉक बाई वॉल। इन दोनों का नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ये रहा आपका टोटल रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? टोटल रिएक्शन फोर्स कहलाता है। ये देखिए टोटल रिएक्शन, तो फोर्स ऑन ब्लॉक बाई वॉल will be equal to total reaction, और टोटल रिएक्शन क्या होता है? इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, यानी कि √4² प्लस 3² यानी कि √16 प्लस 9 यानी कि √25 यानी कि 5 न्यूटन। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल रिएक्शन लगा देते हैं, फोर्स ऑन ब्लॉक बाई वॉल नॉर्मल रिएक्शन, और फिर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा के सवाल को सॉल्व कर देते हैं। वो बच्चे भूल जाते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा नहीं लगता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन सिर्फ तब लगाया जाता है जब ब्लॉक सरफेस पर जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, और ये ब्लॉक सरफेस पर जस्ट अबाउट टू स्लाइड नहीं है, बल्कि अच्छी तरीके से रुका हुआ है। इसलिए फ्रिक्शन के नाम पर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बल्कि सिंपल फ्रिक्शन लगेगा, और सिंपल फ्रिक्शन ट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होता है। इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रैक्टिव फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू ट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि 3 न्यूटन। और फिर ये रहा फाइनल डायग्राम, ये है फोर्स ऑन वॉल ऑन ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन, और ये भी है फोर्स ऑन ब्लॉक बाई वॉल दैट इज सिंपल फ्रैक्शन, और इन दोनों का रिजल्टेंट टोटल रिएक्शन, और यही है नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बाई वॉल, जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो 45 क्वेश्चन में से पार्ट 1 में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और बचे हुए 20 क्वेश्चन हम लोग अभी कुछ देर बाद पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ये आपका MTS FST जो फुल सिलेबस टेस्ट है, ये उसका क्वेश्चन पेपर नंबर 17 था, जिसका हम लोगों ने पार्ट 1 अभी सॉल्व किया है, और कुछ देर बाद हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और आपको हम उसको भेजेंगे। थैंक यू।